जी अस्सलाम वालेकुम टू केमिस्ट्री। और हम आज ये वाला पार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लेन चेंजेस इन स्टेट इन टर्म्स ऑफ किनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंक्लूडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को पहले देख रहे हैं, और हीटिंग कर्व्स के जरिए से हम किनेटिक पार्टिकल थ्योरी की इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे कि ये सारे चेंजेस इन स्टेट कैसे होते हैं। चेंज इन स्टेट को हमने जनरली देखा था। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू अ गैस वुड बी बॉइलिंग या इवेपोरेशन। लेकिन अभी हमने उसको किनेटिक पार्टिकल थ्योरी की टर्म्स में नहीं देखा। तो उसको देखने के लिए हम हीटिंग कर्व का सहारा लेंगे। सही है, तो हम हीटिंग कर्व से शुरू कर रहे हैं, फिर कूलिंग कर्व की तरफ जाएंगे, एंड वी विल यूज सर्टेन वर्ड्स जो कि हम सिर्फ केपीटी के साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा बोर्ड की तरफ। अच्छा, अब मैंने कल के मुकाबले में आज हीटिंग कर्व को मुख्तलिफ अंदाज से बनाया। हीटिंग कर्व को मैंने मुख्तलिफ अंदाज से बनाया। कोई बंदा बता सकता है कि मैंने क्या डिफरेंट बनाया? तो इसमें आज स्ट्रेट लाइंस नहीं है। स्ट्रेट लाइंस नहीं है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो वैसे कल भी नहीं थी टेक्निकली नहीं स्पीकिंग। सर, स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। शार्प एंड्स नहीं है। ये शार्प एंड नहीं है, ये शार्प एंड नहीं है, ये शार्प एंड नहीं है, ठीक है, ये शार्प एंड नहीं है, ये डिफरेंट है। अच्छा, मैंने जान के ये किया क्योंकि दो बातें हैं। एक तो रियल लाइफ में कभी शार्प एंड्स नहीं होते, रियल लाइफ में। और नंबर टू, एग्जाम में कभी आपको शार्प एंड दे देंगे, कभी आपको कर्व एंड दे देंगे, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। सही है, तो इसलिए इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। एक दफा फिर इसको जरा देख लेते हैं कि ये कौन से रीजन हैं। ये रीजन क्या था? ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, हाँ जी, तो अब ए के अंदर हमने क्या गौर किया था? ए जो है वो सॉलिड है। ए के अंदर जो भी ये मटेरियल है, एक्चुअली ये मटेरियल क्योंकि 0 और 100 है, इसका मतलब ये है कि दिस इज वाटर। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड है। और जब सॉलिड है तो आप केपीटी की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। केपीटी के मुताबिक पार्टिकल्स कैसे हैं इसके, पार्टिकल सेपरेशन कैसी है? क्लोज टुगेदर या फार अपार्ट? क्लोज टुगेदर, टाइटली पैक्ड। पार्टिकल अरेंजमेंट कैसी है? रेगुलर, इरेगुलर? रेगुलर। पार्टिकल मोशन कैसा है? वाइब्रेशनल, स्लाइड ओवर ईच अदर, या फ्री मोशन? वाइब्रेशनल। बात समझ आ गई? यही तीन सवाल जो आपको पहले बताए थे, वो यहाँ पे जवाब दे दें। तो ए के अंदर ये सॉलिड है, इसकी वही तीन चीजें, पार्टिकल सेपरेशन, पैकिंग, अरेंजमेंट और मोशन, ये तीन चीजें क्या हैं वो बता दें। वो बताने के बाद ये देखें कि ये टेम्परेचर, क्योंकि वाई एक्सिस टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि हमने कल टेम्परेचर को क्या डिफाइन किया था? टेम्परेचर को क्या डिफाइन किया था? हाँ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एटमोस्फियर। हाँ, एटीएम मैंने जान के लिख, चले खैर, इन द एटमोस्फियर। इसका क्या मतलब था, चलें इसको रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर के लिए पॉज पे लगा दे हीटिंग कर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि आपके माहौल में जिस जगह पे आप मौजूद हैं, उसमें जो एवरेज पार्टिकल है। आपको पता है कि हमारी ये केमिस्ट्री का ये ईमान है, केमिस्ट्री की ये थ्योरी है कि यूनिवर्स में हर जगह पार्टिकल फैले हुए हैं। पार्टिकल हर जगह मौजूद है। इसका मतलब इस कमरे के अंदर भी मौजूद है। हवा के अंदर जो जितनी भी गैसेज हैं, वो सारी गैसेज जो हैं वो पार्टिकल से बनी हुई हैं। आप खुद पार्टिकल से बने हुए हैं। आपके अंदर जो लिक्विड है वो भी पार्टिकल है। तो इस कमरे के अंदर जितना सॉलिड है, जितना लिक्विड है, जितना गैस है, वो सब पार्टिकल से बना हुआ है। दैट्स द थ्योरी। तो अगर सब पार्टिकल से बना हुआ है तो सब की कोई ना कोई मोशन होगी। यानी अब ये टेबल है, टेबल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। हवा है, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक। टेम्परेचर क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी और हवा वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, इन सबको मिला लें और उनकी एवरेज ले लें। या लेट्स बी मोर स्पेसिफिक, एटमोस्फियर में हवा स्पेसिफिकली आती है ना? ज्यादातर हवा ही आती है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हवा का प्रेशर होता है, माहौल का प्रेशर होता है। आप हवा के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पकड़े और उसका एवरेज ले लें, दैट इज योर टेम्परेचर। बात समझ आई? हवा, इस कमरे की हवा में जितने पार्टिकल हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इज योर टेम्परेचर। ठीक है? अब जस्ट बाय द वे, इस कमरे से आप बाहर निकलें, आपको एकदम से ठंड महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इस कमरे से बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनकी मूवमेंट थोड़ी सी कम है, स्लो है। यहां पे फास्टर मॉलिक्यूल है, वहां पे नहीं। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, बाहर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। उनके फास्टर वाले, हाँ चले, उनके फास्टर वाले उड़ गए हैं या बाहर चले गए हैं। यानी ठंड की वजह से, एसी की वजह से जो इस कमरे के बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, तो वो स्लोली मूव कर रहे हैं। स्लो मूव करने की वजह से वहां का टेम्परेचर कम है। बात समझ आ गई? इस कमरे के अंदर क्योंकि हमारी वजह से कह लें, या ठंड ना होने की वजह से, या सूरज की वजह से, बाहर के टेम्परेचर की वजह से, इस कमरे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, देयर फोर टेम्परेचर ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है? टेम्परेचर की समझ आ गई है? अब आए यहां पे। ये सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ रही? सॉलिड के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे इस डस्टर का टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या है? बेसिकली इस डस्टर के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ गई? अब सोचें कि मैं इस डस्टर को हीट करना शुरू करता हूं, आग लगा देता हूं, तो इस डस्टर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? बढ़ जाएगी। बस इसी को कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ आई? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन रहेगा सॉलिड। ए रीजन के अंदर, ये जो रीजन है इसके अंदर ये स्टिल सॉलिड है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अगर वो वाइब्रेट कर रहे थे तो वो तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन है वो स्टिल सॉलिड। इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा कि पार्टिकल सेपरेशन क्या है, आप यहां से लेके यहां तक यही बोलेंगे कि पार्टिकल सेपरेशन इज, यानी द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, द पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, द पार्टिकल्स आर स्टिल वाइब्रेटिंग। वो अलग बात है कि जो सेपरेशन है वो बहुत हल्की सी इंक्रीज हुई होगी, अरेंजमेंट बहुत हल्की सी इरेगुलरिटी की तरफ जा रही होगी, और मोशन बहुत हल्का सा इंक्रीज हो गया होगा। बात समझ आई? क्योंकि वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है। लोगों, ऑनलाइन लोगों, ये ए रीजन समझ आ गया? यस सर। अब आइए बी की तरफ। बी को मैं टाइटल देता हूं मेल्टिंग। मेल्टिंग में ये हो रहा है, देखें हीट मिल रही है कि नहीं, पहला सवाल। हीट मिल रही है, हीट ए रीजन में भी मिल रही थी, हीट बी रीजन में भी मिल रही है। ठीक है? हीट इंक्रीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। दोबारा याद करें, टेम्परेचर क्या था? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर हो गया, इसके अंदर इन द सॉलिड हो गया। तो यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, हीट मिल रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। तो फिर वो सारी एनर्जी कहां जा रही है? अगर उसकी मूवमेंट और तेज नहीं हो रही, solid staying in the solid सर वो वाइब्रेट सर वो वाइब्रेशन से ज्यादा फ्री हो रहे हैं और लाइक जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है? तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के बजाय उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी बिटवीन पार्टिकल्स, उनको ओवरकम करने में एनर्जी यूज होगी। सर मतलब ठीक है?
the forces between the molecules. जो एनर्जी है वो बजाय उनकी मूवमेंट को तेज करती, वो क्या कर रही है, उनको सेपरेट कर रही है। अब एनर्जी यूज हो रही है कि भाई अब आपके पास रूम ही नहीं है, आप मूव करना चाह रहे हैं इतनी तेजी से, लेकिन आपको क्या चीज रोक रही है, अरेंजमेंट आपको रोक रही है। आपकी जो अरेंजमेंट है, आपके पास कमरा ही नहीं है जिसके अंदर आप मूव कर सकें। अब आपको नई स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वो स्पेस क्रिएट करने की के लिए आपको अपने नेबर्स को पुश करना पड़ेगा अवे। ठीक है, कि आई नीड टू मेक रूम सो दैट आई कैन मूव इवन फास्टर। ज्यादा मूव करने के लिए आई नीड मोर स्पेस। तो उस स्पेस के लिए आई हैव टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब जो हीट एनर्जी मिल रही थी वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुई, वो हीट एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज हो गई, और इस वजह से टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। समझ आई? लेकिन अब फर्क क्या हुआ, यहां पे ऑल पार्टिकल्स वर सॉलिड, यहां पे ऑल पार्टिकल्स आर लिक्विड। और यहां पे बी के दौरान क्या होगा, सम पार्टिकल्स विल बी इन द सॉलिड स्टेट एंड सम पार्टिकल्स विल बी इन द लिक्विड स्टेट। जितना इसके करीब होगा यहां पे सॉलिड का रेशो ज्यादा होगा, लिक्विड का रेशो कम होगा। जितना इसके करीब आएंगे लिक्विड का रेशो ज्यादा होगा और सॉलिड का रेशो कम होगा। यस, हाँ। हालांकि गरमाई आप अभी भी हीट दे रहे हैं। हाँ हाँ। टेम्परेचर क्यों रुक जाएगा, क्योंकि अब वो गर्मी जो है उसको तोड़ने में लग रही है, यानी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग रही है। समझे? पहले वही गर्मी उसको तेज मूव करने में लग रही थी, अब वो गर्मी उसको बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है। इस वजह से अम, वो जो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कुछ एनर्जी वापस आ जाती है। ठीक है, दैट्स हार्ड टू एक्सप्लेन फॉर नाउ। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज नहीं होती बेसिक। जब एनर्जी आपने यूज कहीं और कर ली तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में लग गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी वही है। खाली मूवमेंट की नेचर बदल गई है। अगर पहले मूवमेंट थी वाइब्रेशनल, अब मूवमेंट क्या हो गई है, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वही है। देखें, काइनेटिक एनर्जी अभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही है, हालांकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आ गई? हाँ जी, बी रीजन सबको समझ आ गया? ए रीजन में सॉलिड हीट एनर्जी गेन कर रहा था और अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा था क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी पार्टिकल्स की। बी रीजन में सॉलिड ने एनर्जी अब्सॉर्ब की लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई, उसने अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम किया एंड इट बिकेम अ लिक्विड। बाय द एंड ऑफ बी रीजन all the particles have converted into liquid, into the liquid phase, जो भी have moved into the liquid phase, और वो लिक्विड बन चुका है, पूरा सब्सटेंस लिक्विड बन चुका है। यहां तक क्लियर है लोगों? यस सर। चलें, अब अगला सारा आसान है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद ही बताते रहेंगे। जी बताएं, सी में क्या हो रहा है? हैं? यहां तो लिक्विड बन गया था, अब लिक्विड ही है। और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा। हाँ, सर सॉलिड फॉर्म की एनर्जी के न्यू करने की लिमिट और है लिक्विड की वो। हाँ, जब तक वो लिक्विड नहीं बना था तो सॉलिड रह के उसके अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही थी बस, यानी मूवमेंट इंक्रीज हो रही थी, वो और तेजी से डांस कर रहा था बस। जब वो लिक्विड बन गया है तो अगर यहाँ पे वो हल्का हल्का स्लाइड पास कर रहा था, जी अस्सलाम वालेकुम, आराम आराम से गुजर रहा था, तो अब यहां तक पहुंच के वो भागते हुए जा रहा है, स्लाइड पास कर रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से गुजर रहा है। स्लाइडिंग पास यहां भी हो रही, स्लाइडिंग पास यहां भी हो रही है, यहाँ पे वाइब्रेशन यहां भी हो रही थी, वाइब्रेशन यहां भी हो रही। बात समझ आई? लेकिन इसकी ये जो स्लाइडिंग पास है ये बहुत स्लो है, ये वाली स्लाइडिंग पास जो है वो बहुत तेज है, बस ये फर्क है। इट स्टेज एज अ लिक्विड बट kinetic एनर्जी इंक्रीजेज एंड देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेज। वो 0 से 100 तक गया बीच में, इस रीजन में वो 0 से 100 तक गया।
बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं था ये? हाँ जी, ऑनलाइन लोगों, बोले हैं? जी सर। ओके, अब आइए डी का बताएं। हाँ, डी को हम क्या टाइटल देंगे? बॉइलिंग। तो अब आप बताएं बॉइलिंग में क्या होना चाहिए? Study vibration. चंड मारूंगा अब। Study का किसी का भी तो क्या origin का तो नहीं है। हाँ जी, बॉइलिंग, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ, एक और नाम ले लिया आपने, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ, प्रोसेस बताएं। है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी बढ़ी है, 100 से कहाँ जा रही है? आप होगी तो स्लाइडिंग स्लाइडिंग की जगह वो फ्री हो सकती हम्म, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं ना बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना। अब क्या हो रहा है? है। ताकि अब उनके क्या कहते हैं लिक्विड के अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? नहीं खत्म हो गए। अच्छा, खत्म हो गए। वो लिक्विड, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल इकट्ठे हैं या पार्टिकल उड़ रहे हैं? ये अभी तो जी, तो फिर जी, तो लिक्विड पार्टिकल यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में तो किसी तरीके से कनेक्टेड है ना, तभी तो उसको हम एक लिक्विड कहते हैं। हाँ, जब वो यहां से इसके लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं, यहां पे सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर रहे थे, यहां पे लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? नहीं, नहीं, यहां पे क्या हो रहा था ए में? सॉलिड पार्टिकल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस अपनी जगह कायम थी, सिर्फ मूवमेंट तेज हो रही थी ए में, तभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। बी में क्या हुआ? सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट बरकरार है, मूवमेंट नहीं चेंज हो रही, तेज नहीं हो रही, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट रही, तो क्या बन गया? लिक्विड। सी में क्या हुआ? लिक्विड पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस बरकरार है, लेकिन मूवमेंट तेज हो गई, तभी टेम्परेचर राइज कर रहा है। डी में क्या हुआ? लिक्विड पार्टिकल्स की मूवमेंट बरकरार है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट रही हैं। अब समझ आई बात? अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट रही हैं लिक्विड की। अब इस पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? इस पॉइंट पे ऑल ऑफ द पार्टिकल्स विल बी इन द स्टेट ऑफ, इस पॉइंट पे सर जी ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव फोर्स हो गई ओवरकम। नहीं अभी नहीं हुई। हाँ, तो इस पॉइंट पे क्या है सारे पार्टिकल्स? इस पॉइंट से पहले क्या थे? वो स्टेट क्या थी, फेज क्या था? वो लिक्विड था ना, तो इस पॉइंट पे क्या है? लिक्विड ही है ना। अब वो बॉइलिंग से गुजरे, इस पॉइंट पे क्या होंगे? सारे पार्टिकल। जी, अब बात समझ आई है? ओहो, पार्शली तो इधर होंगे ना, जब ये फेज खत्म हो गया तो क्या होंगे? बात समझ आई? डी के स्टार्ट में सारे पार्टिकल्स लिक्विड फेज में होंगे, डी के एंड पे सारे पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और डी के मिडल में जितना रेंज है उसमें वो पार्शल स्टेट में होंगे। कुछ पार्टिकल्स लिक्विड फेज में होंगे, कुछ पार्टिकल्स गैस फेज में होंगे। बात समझ आ गई? अब आइए फाइनल ई, ई वाला स्ट्रेच। अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो अब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज कर रहा है, विच मीन्स कि गैस गैस ही रहेगी, मगर हाँ, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बस। गैस के पार्टिकल्स जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी फ्री मूवमेंट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बस, इस स्ट्रेच के बीच में। बात समझ आई? ये गैस फेज है। आपको हीटिंग कर समझ आया कि नहीं? जाए आप। जी, ऑनलाइन लोगों,
क्लियर है सर। तो अब हम इसकी अंग्रेजी लिख रहे हैं। रीजन ए के अंदर क्या है? पार्टिकल्स इन द सॉलिड gain energy and vibrate faster, their kinetic energy increases and so temperature increases। रीजन बी के अंदर क्या लिखेंगे? particles in the solid gain energy, uh, या gain enough energy to break down their, या to overcome, बेहतर लफ्ज है, to overcome their attractive forces, turning into liquid। इसके अंदर आप डिटेल भी ऐड कर सकते हैं कि द, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, द पार्टिकल्स कैन नाउ मूव पास्ट ईच अदर, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये रीजन बी के अंदर है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइए रीजन सी के अंदर। जस्ट फॉर रेफरेंस, ये है रीजन सी। ठीक है, रीजन ए ये था, बी मेल्टिंग था, सी, रीजन सी में क्या हो रहा लिक्विड से है? कन्वर्ट किधर हो रहा है? इसमें लाइक जी। तो क्या कहेंगे? पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? पार्टिकल्स इन द लिक्विड gain energy, and move faster, right? Their kinetic energy increases and so temperature increases। स्टेट वही रहती है, लिक्विड ही रहता है। रीजन डी में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स इन द लिक्विड gain enough energy to overcome their forces of attraction या attractive forces, turning into a gas। अब इसके लिए हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स कैन नाउ मूव फ्रीली एंड रैंडमली। ठीक है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है? द टेम्परेचर है, द टेम्परेचर, ये कौन सा रीजन है? डी। हाँ, तो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको बार बार क्यों भूल रहा है? जी, रीजन ई के अंदर बताएं अब। पार्टिकल्स इन द गैस गेन एनर्जी, आगे, एंड मूव, हाँ, फास्टर। देयर kinetic energy increases and so आगे temperature increases। ये जितनी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे देखी है, ये सब किनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक है। सही है। तो रीजन ए के अंदर जो सब्सटेंस की स्टेट है वो क्या है? सॉलिड। रीजन बी के अंदर हो क्या रहा है? मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, रीजन ए में लिख देते हैं सॉलिड स्टेट, रीजन बी में मेल्टिंग हो रही है। रीजन सी के अंदर क्या लिखें?
लिक्विड स्टेट है। रीजन डी में क्या लिखें? तो क्या लिखें? बॉइलिंग। हाँ ताशीन साहब, आपको उतना अच्छा नहीं आता जितना आप फरमा रहे हैं आप जी। ई में, हाँ गैस स्टेट। बात समझ आ गई? तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेंजेस इन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू केपीटी। रीजन ई जो है वो गैस स्टेट। अब तो आपको खुद भी पता लग जाना चाहिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।